ओके, हमारा न्यू टॉपिक जो है वो है हेट्रोस्केडास्टिसिटी। जिस तरीके से हमने लास्ट क्लास में एजम्पशंस की वायलेशन को देखा, उसी तरीके से हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। एज वी नो दैट आपकी जो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, इट इज़ बेस्ड ऑन सम सर्टेन एजम्पशंस, और इसमें जब हम किसी एजम्पशन की वायलेशन की बात करते हैं तो देन हमारे पास इकोनोमेट्रिक प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इस दफ़ा जो हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे हाईलाइटेड और बोल्ड एजम्पशन जो दिखाई दे रही है आपको, एजम्पशन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू दैट एजम्पशन द वेरिएंस ऑफ द रेसिडुअल फॉर एवरी सेट ऑफ द वैल्यू फॉर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ इक्वल। इसका मतलब ये है कि व्हेन वी रन द रिग्रेशन मॉडल एंड वी गेट द रेसिडुअल्स और एरर टर्म्स वैल्यू, so that error term should be having constant variance around the regression line. So if the variance of the residual is constant, तो उसको हम homoscedasticity या homoscedastic situation कहते हैं। लेकिन अगर ये assumption violate हो जाए तो फिर हम इसको problem of heteroscedasticity काउंट करते हैं। अब इस चीज़ को हमने देखना है, बाकी assumptions मैं यहाँ पर नहीं करूँगा बिकॉज हम 1 by 1 एजम्पशंस की वायलेशन देख रहे हैं, तो लिहाजा इस दफ़ा हम सिर्फ और सिर्फ हेट्रोस्केडास्टिसिटी की बात करेंगे। सो वी कंटिन्यू विद द हेट्रोस्केडास्टिसिटी। व्हाट स्टेप्स हमें वी हैव टू फॉलो फॉर हेट्रोस्केडास्टिसिटी। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है अगेन। पहला क्वेश्चन वही है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ हेट्रोस्केडास्टिसिटी। फिर हम जाएंगे काजेज़ ऑफ हेट्रोस्केडास्टिसिटी की, इसकी वजह क्या है, वजूहात क्या हैं। देन हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे बात करेंगे, और फिर हम फोर्थ लेवल पे हम देखेंगे कि भी इसके डिटेक्शन मेथड्स क्या हैं, और फिर आखिर में हम इसके रेमेडियल मेजर्स करेंगे जो कि हमारा प्रैक्टिकल काम होगा, जो कि मैं आपको SPSS या किसी भी सॉफ्टवेयर के ज़रिए किसी डाटा को रन करके हम बात करेंगे। सो स्टार्ट लेते हैं मीनिंग एंड नेचर से। हेट्रोस्केडास्टिसिटी एज वी नो एक इम्पॉर्टेंट एजम्पशन है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की, जहाँ पे आप डिस्टर्बेंस टर्म u जो है या एरर टर्म जो है उसके वेरिएंस की कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। और अगर आपका ये वेरिएंस जिसको आपने यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर की सूरत में देख रहे हैं, इसको हम यहाँ पे इसको डिनोट करेंगे सिग्मा स्क्वायर के साथ। अगर ये वेरिएंस ऑफ u जो है वो आपका होमोस्केडास्टिक नहीं रहता और इक्वल वेरिएंस नहीं रहता है, तो वो हम उसको हेट्रोस्केडास्टिसिटी कहेंगे। यहाँ पे होमो इज़ फॉर द सेम और स्केडास्टिसिटी फॉर हैविंग द स्प्रेड को डिनोट करता है। सो इक्वल वेरिएंस अगर है तो उसको हम होमोस्केडास्टिक सिचुएशन कहते हैं, और अगर आपका वो वेरिएंस इक्वल नहीं है तो फिर उस सिचुएशन को हम हेट्रोस्केडास्टिक सिचुएशन कहेंगे। ग्राफिकली अगर हम देखें तो ये आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया दे दिया जाए। यहाँ पे आप 3D ग्राफ देख रहे हैं, जहाँ पे एक्स एक्सिस पर आपका इनकम लेवल है और वाई एक्सिस पर आपका जो है सेविंग लेवल है, और हम यहाँ पे अस्यूम कर रहे हैं कि सेविंग लेवल जो है वो आपका डिपेंड कर रहा है इनकम पर, और इधर जो वर्टिकल एक्सिस पर डेंसिटी हम देख रहे हैं एरर टर्म्स की, और आप देख रहे हो कि एरर टर्म्स की जो एक तरीके से वेरिएशन है अराउंड द रिग्रेशन लाइन वो ऑलमोस्ट सेम। तो इस सिचुएशन को हम होमोस्केडास्टिक सिचुएशन कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें, यहाँ पर वही फंक्शन है सेविंग एज अ फंक्शन ऑफ इनकम, बट यहाँ पर जो डेंसिटी फंक्शन है वो आप देख रहे हैं कि आपका एरर टर्म शुरू में एक ज़्यादा हाइपर कर्टोसिस के साथ है, जबकि इसके बाद वो जो है कम हो जाता है, वेरिएंस कम हो रहा है, ऑनवर्ड ये वेरिएंस और ज़्यादा हो रहा है विद लेस ऑफ कर्टोसिस वैल्यू। सो दस हाउ वी कैन सी दैट द एरर टर्म्स इन दिस सिचुएशन इज़ नॉट कांस्टेंट। तो जब आपका वेरिएंस जो है अराउंड द मीन कांस्टेंट नहीं रहता तो उसको हम हेट्रोस्केडास्टिक डिस्टर्बेंस कहते हैं। 2D ग्राफ में भी हम इसको देख सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि
आप इस राइट लेफ़्ट जो आप ग्राफ का पैनल है, जहाँ पे आपकी जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं वाई की वो प्लॉट की गई हैं। छोटे छोटे जो आपके पॉजिटिव या प्लस साइन है ये आपके एरर टर्म्स को शो कर रहे हैं, और ये ग्रीन लाइन जो है ये आपकी रिग्रेशन लाइन को शो करती है। और आप देख रहे हो कि ये जो एरर टर्म्स हैं ये नॉर्मली और राउंड अबाउट सिमिलर डिस्पर्शन को शो कर रहे हैं अराउंड द रिग्रेशन लाइन और फिटेड लाइन या फिर प्रिडिक्टेड वैल्यूज़। जबकि राइट पैनल पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आपका जो डिस्टर्बेंस का जो डिस्पर्शन है वो सेम या कांस्टेंट नहीं है। शुरू में आप देख रहे हैं कि कम डिस्पर्शन के साथ है, फिर वो जो डिस्पर्शन है या स्प्रेड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो रहा है, तो उसको फिर हम अनइक्वल वेरिएंस ऑफ रेजिजुअल या जिसको हम हेटेरोस्केडास्टिसिटी कहते हैं। सो इस ग्राफ को इंशाल्लाह फिर हम जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो ग्राफ को दोबारा हम प्लॉट करके देखेंगे अपने जो भी डाटा हमारे सामने होगा। We will try to see this data on the graph again. रीज़न्स क्या हैं हेटेरोस्केडास्टिसिटी की? तो इसमें पहली रीज़न जो है वो एरर लर्निंग मॉडल है। इट मीन्स दैट एरर द बिहेवियर बिकम स्मॉलर ओवर टाइम। ये एरर जो है आपका यूँ समझ लीजिए कि डाटा कलेक्शन में भी इसको देख सकते हैं। जब आप डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, so in the start we may have many kind of mistakes, we may have many kind of जो है आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं। जबकि जो हम वक्त गुज़रता है या डाटा ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करते चले जाते हैं तो वो जो एरर्स हैं वो स्मॉल हो जाते हैं, वो डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपके जो एरर का जो वेरिएंस है वो होमोस्केडास्टिक नहीं रहता, हेटेरोस्केडास्टिक हो जाता है। और इसकी एग्जांपल में हम यूँ भी दे सकते हैं कि एज इनकम ग्रोज पीपल हैव मोर डिस्क्रिशनरी इनकम and hence more scope of the choice about the disposition of their income, hence जो सिग्मा स्क्वायर है जो वेरिएंस इज लाइकली टू इंक्रीज विद इनकम। इसका मतलब ये है कि अगर लेट से आपने कोई ऐसा मॉडल उठाया है कि जहाँ पे आपकी इनकम अगर बढ़ रही है तो इनकम के बढ़ने के साथ साथ आपकी इनकम की डिस्क्रिशनरी पावर बढ़ जाती है। तो आपकी जब इनकम बढ़ती है तो फिर इनकम के बढ़ने के साथ फिर आपकी जो डिस्पोजिशन है आपकी इनकम की, फिर वो सेविंग की तरफ आप कह लो, इन्वेस्टमेंट की तरफ कह लो, वो अनडाउटेडली जो है उसकी तरफ ज़्यादा रुझान करेगी। तो अगर मैं कहूँ कि इन्वेस्टमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम, तो ऑब्वियसली लो इनकम पर जो है वो इन्वेस्टमेंट कम होगी। इसके अलावा अदर फैक्टर्स जो हैं उसमें सेविंग भी कम होगी, आपके एसेट्स भी कम होंगे। तो चूँकि हम अदर फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो कि इनकम के साथ इंगेज्ड हैं वो लो इनकम के साथ कम रहते हैं, लेकिन जब आपकी इनकम लेवल जो बढ़ता है तो वो एसोसिएटेड फैक्टर्स जो हैं वो आपके ज़्यादा वेट कैरी करते हैं। तो इस सूरत में भी आपका जो एरर टर्म है वो होमोस्केडास्टिक नहीं रहता। जबकि दूसरी जगह हम देखते हैं कि भाई द डाटा कलेक्शन टेक्निक्स इम्प्रूव्स। अब जिसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसमें बात की कि डाटा कलेक्शन की जो टेक्निक है वो आपकी इम्प्रूव होने लगती हैं। तो जब इम्प्रूवमेंट आती है तो फिर वो एरर्स जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। Then heteroskedasticity can also arises as a result of the presence of outlier. आउटलायर की वजह से भी हेटेरोस्केडास्टिसिटी आती है। आउटलायर एक ऐसी आपकी जो भी सीरीज़ है या आपकी जो डाटा है उसमें ऐसे डाटा पॉइंट्स होते हैं जो कि नॉर्मल रेंज से अनएक्सपेक्टेडली एक डिस्टेंस पे लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर ये अगर आप देखें डायग्राम में जहाँ पे आपको स्टॉक प्राइसेस और कंज्यूमर प्राइसेस का एक कॉम्बिनेशन दिखाया गया है, लेकिन आप देखें कि यहाँ पर आपके जो डिस्टर्बेंस या फिटेड वैल्यूज़ हैं उनका लोड जो है तकरीबन इस तरह के सर्कल के अंदर है, लेकिन एक ऐसा वैल्यू है जो कि तकरीबन इस सर्कल से थोड़ा सा दूर या इस जो आपका एरिया है इससे थोड़ा सा दूर या डिस्टेंस के साथ वाक़ होता है। इस तरह की वैल्यूज़ को हम आउटलायर्स कहते हैं, और इन आउटलायर्स की वजह से भी आपका इसके जो वेरिएंस है वो होमोस्केडास्टिक नहीं रहता, वो हेटेरोस्केडास्टिक बन जाता है। और इसके अलावा जो है एक अनदर सोर्स ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी अराइजेस फ्रॉम द वायलेटिंग असम्पशन ऑफ 9। अब वो ये इसको आप जाके गुजराती की बुक में आप इसको असेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो असम्पशन नंबर 9 है वो ये है कि अगर आपका मॉडल जो है वो करेक्टली स्पेसिफाइड ना हो,
आपका करेक्टली स्पेसिफाइड अगर मॉडल नहीं है तब भी आपका जो है हेट्रोस्किडासिटी की सिचुएशन आ सकती है। करेक्ट स्पेसिफिकेशन में आप हो सकता है ये भी मुमकिन है कि आपने बेहतर फॉर्म जो है मॉडल की वो क्रिएट न की हो। आपने मिसाल के तौर पर आपने अपने मॉडल में स्क्वायर्स की टर्म्स डाली है जो कि ज़रूरी नहीं थी, या अगर ज़रूरी थी तो आपने नहीं डाली, या आपने कोई इंटरेक्शन टर्म डाली है अननेसेसरीली या डालनी थी और आप नहीं डाल सके, आपने लॉग ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया जो कि नहीं लेना चाहिए था। तो इस तरह की आप जो इनकरेक्ट स्पेसिफिकेशन मॉडल की क्रिएट करते हैं तो उससे भी आपका हेट्रोस्किडासिटी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और इसके अलावा जो है आपकी डाटा में जो स्क्यूनेस है आपके जो आपका एरर टर्म्स हैं वो स्क्यूनेस कैरी अगर करें उसकी वजह से भी आपकी जो डिस्टरबेंस टर्म है वो कंसिस्टेंट नहीं रहती। स्क्यूनेस का मतलब ये है कि आपकी एरर टर्म्स का ज़्यादातर रुझान या तो आपकी रिग्रेशन लाइन के राइट साइड पर या फिर रिग्रेशन लाइन के लेफ़्ट साइड पर ज़्यादा देखा जाए, तो उस सूरत में भी आपका एक हेट्रोस्किडास्टिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इस चीज़ को भी हम दोबारा रिपीट कर देंगे जब हमारे सामने डाटा होगा। सो वी विल सी दैट हाउ the scatter plot is uneven around the regression या fitted line। इसके अलावा इनकरेक्ट डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, जिस तरह भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि अगर आप लॉग ले रहे हैं जो कि नहीं लेना चाहिए था तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन गलत की है, या फिर आपने कोई रेशो टर्म उठा ली है जो कि नहीं उठानी चाहिए थी। और तो इस तरीके से आपने अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन की है जो कि नहीं करनी चाहिए थी तो उसमें भी आपका डाटा जो है वो इस किस्म का बन जाता है जहाँ पे आपको हेट्रोस्किडास्टिक सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। और करेक्ट फंक्शनल फॉर्म में भी मैं पहले बात कर चुका हूँ, अगेन यहाँ पे रिपीट हो रही है। करेक्ट फंक्शन फॉर्म जो है इनकरेक्ट फंक्शन फॉर्म में अगर आपने पोलिनोमियल रखा है क्यूब के साथ, स्क्वायर्स के साथ, लॉग के साथ, तो उस सिचुएशन जो कि मतलब अगर अननेसेसरीली आपने इस तरह के मॉडल में स्पेसिफिकेशंस रखी हैं तो भी आपका हेट्रोस्किडास्टिक सिचुएशन आ जाती है। मिसाल के तौर पर इसको यूँ भी हम ले सकते हैं कि अगर आपने लीनियर मॉडल आपने अप्लाई किया है जबकि वो मॉडल लीनियर नहीं था, वो नॉन लीनियर मॉडल था, तब भी मतलब आपने एक तरीके से फंक्शन फॉर्म जो है वो सही तरीके से उसको अप्लाई नहीं किया, तब भी आपका हेट्रोस्किडास्टिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। और ज़्यादातर ये हेट्रोस्किडास्टिसिटी जो है वो क्रॉस सेक्शन डाटा में होती है। टाइम सीरीज़ डाटा में हेट्रोस्किडास्टिसिटी इतनी ऑब्जर्व नहीं की गई, लेकिन क्रॉस सेक्शन डाटा में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसी कॉन्सिक्वेंस को अगर हम आगे थोड़ा सा बढ़ाएं तो अगर आपने बीटा की वैल्यू अगर आपने मल्टीपल मॉडल में जो आपका बीटा है या सिंपल मॉडल में जो आपका बीटा उसका वेरिएंस जो आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो वो वेरिएंस जो है अगर आपका मॉडल में एक्सप्लिसिटली हेट्रोस्किडास्टिसिटी मौजूद है और आपका वेरिएंस जो कि अननोन है लेकिन जिसको आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं बीटा 2 के लिए, वो जो है वो आपका एक तरीके से मिसलेड हो जाता है सही तरीके से कैलकुलेटिंग। ये जो आपको इधर दो किस्म के वेरिएंसेस दिखाई दे रहे हैं, नॉर्मली जो हम क्लासिकल लीनियर मॉडल में जो वेरिएंस इस्तेमाल करते हैं वो ये वाला है, जिसको दूसरे नंबर पे जो है वेरिएंस ऑफ B2 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई समेशन स्मॉल एक्स स्क्वायर। तो ये वाला नॉर्मल हम वेरिएंस इस्तेमाल करते हैं तब कि जब आपके पास हेट्रोस्किडास्टिसिटी जो है वो नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास हेट्रोस्किडास्टिसिटी है तब आप यहाँ पे ये वाला वेरिएंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम इसकी जगह फिर ये वाला वेरिएंस इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिग्मा स्क्वायर में आई की टर्म आ गई है। इसका मतलब है कि यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट के तौर पर यूज़ हो रहा है, और जबकि यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो आपका आई टर्म के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू के साथ जो है वो वेरी कर रहा है। तो हम हेट्रोस्किडास्टिक सिचुएशन जो कि एक्सप्लिसिटली अगर हमें मिल जाती है तो वहाँ पे हमें इस वेरिएंस को फॉलो करना चाहिए, लेकिन नॉर्मली हम इसको वेरिएंस को फॉलो करते हैं। और अगर हम ये गलती कर रहे हैं कि हम हेट्रोस्किडास्टिसिटी की सिचुएशन होने के बाद भी अगर आप इस वेरिएंस को बेस बनाते हैं तो आई एम सॉरी टू से
कि आपका जो वेरिएंस है ये एक तरीके से या तो अंडर एस्टिमेट होगा या ओवर एस्टिमेट होगा, और आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है इस वेरिएंस की मौजूदगी में वो इनएक्यूरेट होगा। जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपका वेरिएंस ऑफ B2 कैप अगर आप इस ट्रेडिशनल फार्मूले के ज़रिए करेंगे तो वो स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट होगा, और इस सिचुएशन में आपकी टी की वैल्यू अननेसेसरीली स्मॉल आ जाती है, जहाँ पे आप जो है इनकरेक्टली एक डिसीजन ले लेते हैं मॉडल की पैरामीटर की या कोएफिशिएंट की सिग्निफिकेंस के हवाले से। तो आपके पास अगर करेक्ट वेरिएंस नहीं है और आपका मॉडल जो है वो करेक्टली जो है वो इंटरवल क्रिएट नहीं कर रहा, आपका जो क्लास इंटरवल है या आपका जो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, उस सिचुएशन में फिर ये होता है कि आपके एफ टेस्ट और टी टेस्ट जो हैं जिनको आप यूज़ करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए वो इनवैलिड रह जाते हैं। तो लिहाजा ये मसला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें आप देखें कि हेटेरोस्केडास्टिसिटी एक्चुअली इनफैक्ट है या नहीं है। अगर है तो उसको फिर उस प्रॉब्लम के हिसाब से ही उसको हमें लेकर चलना चाहिए। लेकिन अगर आपके मॉडल में हेटेरोस्केडास्टिसिटी है और आप उसको वेट नहीं दे रहे हैं, अगर आप उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि यू आर क्रिएटिंग अ बिग मिस्टेक। अब हम बात करेंगे डिटेक्शन ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी कि हमारे पास अगर डाटा मौजूद है तो उसमें हम किस तरह से हेटेरोस्केडास्टिसिटी जो है वो लोकेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ग्राफ दिखाई दे रहे हैं, तो चूँकि आपको मैं समझा चुका, हम देख चुके कि यहाँ पे आपके एरर टर्म्स जो है ना वो तकरीबन सिमिलर पैटर्न में और सिमिलर रेंज के अंदर विद कंसिस्टेंट पर डिस्पर्शन के साथ अगर मूव करते हैं तो उसको हम होमोस्केडास्टिक सिचुएशन कहते हैं। तो ये आपको पैनल ए में होमोस्केडास्टिक सिचुएशन है, पैनल सी में होमोस्केडास्टिसिटी है, जबकि आपका जो ये बी और जो आपका डी है, ये बी और डी की सिचुएशन जो है ये एक तरीके से आपकी यूँ समझ लीजिए कि हेटेरोस्केडास्टिक सिचुएशन है, और ई जो है ये भी आपका एक तरीके से होमोस्केडास्टिसिटी शो कर रहा है, बिकॉज अराउंड द लाइन आपके एरर टर्म जो है उनकी उसकी डिस्पर्शन जो है वो कंसिस्टेंट दिखा। ग्राफिकल मेथड के अलावा जो आप की जो क्वांटिटेटिव मेथड हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी वो आपके सामने हैं। इसमें पार्क टेस्ट है, ग्लेचर टेस्ट है, स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट है, गोल्डफेल्ड पॉइंट टेस्ट है, ब्रश पैगन टेस्ट है और जनरल वाइट हेटेरोस्केडास्टिसिटी टेस्ट है। अब हम ये करेंगे कि एक एक टेस्ट उठाएंगे, इसका मैं आपको पहले एक स्लाइड व्यू दूंगा और साथ के साथ इसको हम प्रैक्टिकली किसी डाटा पर भी अवेलेबल जो है वो उस पर अप्लाई करके दिखाएंगे। पहला जो टेस्ट है वो पार्क टेस्ट है, जिसमें आप देख रहे हैं, ये मैंने एग्जांपल जो है और जो स्लाइड व्यू उठाया है ये मैंने आपकी जो आपकी गुजराती की बुक है इकोनोमेट्रिक्स की, द बेसिक्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, उधर से उठाया, वहाँ पे आप इसको लोकेट कर सकते हैं। और इसमें जो डाटा एग्जांपल दी गई है वो 11.1 टेबल है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। इसमें तरीक़ार कुछ ऐसा है, जो इलस्ट्रेशन है इस टेस्ट की वो ये है कि यहाँ पे हम फॉर द डिटेक्शन ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी में आपको जो वेरिएंस है उस वेरिएंस को उस एक्स पर रिग्रेस करते हैं इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ज़रिए, जिस एक्स पर हमें एक तरीके से डाउट होता है कि भाई यार ये वेरिएबल जो है ये शायद हेटेरोस्केडास्टिसिटी की वजह है। सो अगर आपका ये जो वेरिएंस है इसको मैं अगर रिग्रेस कर रहा हूँ एक्स पर और इसका बीटा नॉट इसका जो कोफिशेंट है बीटा वो अगर सिग्निफिकेंट आ जाए तो इट वुड बी द साइन ऑफ हैविंग हेटेरोस्केडास्टिसिटी। लेकिन चूंकि ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो उसको हम लॉग में लगा के या लॉग अप्लाई करके इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं चूँकि यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर या वेरिएंस यूज़ हुआ है, सो वेरिएंस चूँकि हमें अननोन होता है ज़्यादातर, तो उस वेरिएंस की जगह पे हम जो एज अ प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हैं वो आपके सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के जो रेजिजुअल्स हैं, एरर टर्म्स हैं, उनके स्क्वायर्स का लॉग
उनका स्क्वायर जो है वो मैं हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रॉक्सी फॉर दिस वेरिएंस, और फिर हमने मॉडल में उसके लॉग को यूज़ करना होता है, बिकॉज ये सारी लॉग ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। सो मैं दोबारा से इलस्ट्रेट करके फिर मैं जाऊँगा एग्जाम्पल की तरफ कि हमें रिक्वायर्ड है कि हम यहाँ पर वेरिएंस जो है उसका फंक्शन क्रिएट करें, उसको रिग्रेस करें ऑन दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, जिस पर हमें शक होता है कि भाई यार ये x जो है ये वाहिद या वजह रीज़न है जिस हेटेरोस्केडास्टिसिटी की, सॉरी, और अगर बीटा जो है आपका वो सिग्निफिकेंट आ जाता है तो ये आपका एक तरीके से साइन होगा फॉर दी प्रेजेंस ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी का। लेकिन चूंकि ये आपकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इस एक्सपोनेंशियल को हमने लॉग अप्लाई करके इसको लीनियर में कन्वर्ट किया है। और दूसरी जो चीज़ हमने की है कि हमें चूँकि पता नहीं होता वेरिएंस का, तो वेरिएंस नॉर्मली अननोन होता है, तो अननोन वेरिएंस की जगह हमने इसकी प्रॉक्सी के तौर पर जो आपके रेजिजुअल्स हैं, आपके एरर टर्म्स हैं, उनका स्क्वायर हमने यूज़ किया है। तो अब इस प्रोसेस को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है और कहा गया है कि भाई यहाँ पे आप टेबल 11.1 पे जाएं और एक रिग्रेस करें y को ऑन x। y जो है वो एवरेज कंपनसेशन है डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे, जबकि x जो है वो आपका एवरेज प्रोडक्टिविटी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर। आपने y को x पर रिग्रेस किया और जो भी आपका रिग्रेशन आया उसके रिजल्ट्स यहाँ पर हमें मिल गए हैं। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि भाई आपके इस रिग्रेशन रिजल्ट्स की मौजूदगी में जो एरर टर्म कैलकुलेट हुए हैं, तो वो एरर टर्म उनका हम स्क्वायर लेंगे और उसके स्क्वायर के लॉग को फिर हम रिग्रेस करते हैं लॉग ऑफ x पर। तो ये एक तरीक़ेकार है। और इसमें अगर आपको ये बीटा जो है सिग्निफिकेंट आ जाता है तो अकॉर्डिंग टू दिस कि देयर इज़ नो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। यहाँ पर जो हमारे पास बीटा आया है उसमें एरर जो है वो ज़्यादा है, तो मतलब आपका एरर ज़्यादा होने की वजह से बीटा जो है वो इनसिग्निफिकेंट हो गया है, तो हमें यहाँ पर हेटेरोस्केडास्टिसिटी का साइन नहीं मिला। अब ये सारा प्रोसेस पाथ टेस्ट का मैं आपको इसी डाटा पर जो कि यहाँ पर अवेलेबल है 11.1 के नाम पे मैं आपके सामने रखता हूँ। जी, ये है आपका 11.1 टेबल जो आपकी गुजराती की बुक से उठाया गया है। यहाँ पे आपको तकरीबन कोई 10 इंडस्ट्रीज़ जो हैं, उन 10 इंडस्ट्रीज़ को उनकी जो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट जो साइज़ है उनका साइज़ बताया गया है। ये एम्प्लॉयमेंट साइज़ हम सबका, और एम्प्लॉयमेंट साइज़ के बाद जो है उनकी कंपनसेशन का जो है वो एक डाटा आपको दे दिया गया है। यहाँ पर ये जो है आपकी जो एम्प्लॉयमेंट साइज़ का जो एक कंपनसेशन है किन किन को दी, कितने लोगों को दी जा रही है, उसका एक तरीके से यहाँ पर डाटा मौजूद है। इस डाटा का हमने इस ए बी सी आर एक्चुअली ये एम्प्लॉयमेंट साइज़ के वो हैं कैटर्स हैं कि ए वो कंपनी है जिसमें 1 से लेकर 4 तक मज़दूर काम करते हैं, बी वो कंपनी है जहाँ पे आपके 5 से 9 मज़दूर काम करते हैं, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका ए बी सी डी ई एफ जो है ये आपके तरीके से एम्प्लॉयमेंट साइज़ बता रहा है। और फिर हर एम्प्लॉयमेंट साइज़ के अगेंस्ट जो है कि कौन सी इंडस्ट्री ए एम्प्लॉयमेंट को या एम्प्लॉयमेंट साइज़ को कितना कंपनसेट करती है, वो आपको यहाँ पर एक डाटा दिया गया है। तो आपका मिसाल के तौर पर फूड एंड किंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं, उसमें जिनकी एम्प्लॉयमेंट साइज़ ए है उसको इतना कंपनसेट करते हैं, जिनका एम्प्लॉयमेंट साइज़ बी है उसको इतना कंपनसेट करते हैं, सी में इतना कंपनसेट करते हैं। इस तरीके से आपकी तकरीबन हर एम्प्लॉयमेंट साइज़ के अगेंस्ट आपकी इस इंडस्ट्री का मुख्तलिफ़ किस्म की जो कंपनसेशन रेट हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। तो ये इंडस्ट्री सिर्फ एक नहीं है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इंडस्ट्रीज़ आपके पास मौजूद हैं। हमने ये किया कि हमने इन 10 इंडस्ट्रीज़ की कंपनसेशन का यहाँ पर एवरेज ले लिया। सो दिस इज़ द सिंपल एवरेज। ये जो आपको लाइन हाईलाइट दिखाई दे रही है ये आपके इन कंपनसेशन का एम्प्लॉयमेंट साइज़ के लेवल के हिसाब से हमने कंपनसेशन को देखा, एवरेज किया, जबकि उसके अगेंस्ट जो है उसका स्टैंडर्ड एरर भी कैलकुलेट कर लिया गया है। और साथ में हमने देखा कि इतने एम्प्लॉयमेंट साइज़ की मौजूदगी में ऑन द एवरेज कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है अगर आपका एम्प्लॉयमेंट साइज़ ए है तमाम इंडस्ट्रीज़ में। तो ये एवरेज प्रोडक्टिविटी जो है ये तमाम इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्टिविटी लेवल है। अगर
ए एम्प्लॉयमेंट साइज़ आपके पास है तो इतनी प्रोडक्शन होगी, लाइक 9355। और अगर आपके पास बी आपका जो है एक तरीके से वो है एम्प्लॉयमेंट साइज़ है तो उसमें आपकी एवरेज प्रोडक्शन जो है वो 8584 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलम चाहिए, हमें एवरेज कंपनसेशन को रिग्रेस करना है एवरेज प्रोडक्टिविटी पर। तो मैं इन 2 कॉलम्स को उठाकर हम यहाँ पे ले जाते हैं एक्सेल शीट पर। ये मैंने यहाँ पर एक्सेल शीट पर एवरेज कंपनसेशन और एवरेज प्रोडक्टिविटी को रख लिया है। और जब हमारी एग्जांपल के हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एवरेज कंपनसेशन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एवरेज प्रोडक्टिविटी है। सो हम यहाँ पर सिंपली रिग्रेस करते हैं। हम रिग्रेशन में जाएंगे, उसको लीनियर मॉडल रन करेंगे और लीनियर मॉडल में हमने जो स्टैट्स में सब कुछ ठीक है, हमें जो यहाँ पर चाहिए वो है अनस्टैंडर्डाइज्ड रेजिजुअल्स, जिसको हमने कैलकुलेट करना है, स्क्वायर लेना है और लॉग लेना है। तो लिहाजा यहाँ पे हमें अनस्टैंडर्डाइज्ड रेजिजुअल्स चाहिए और इनको फिर हमने रिग्रेस करना है लॉग ऑफ एक्स पर लेटर ऑन। तो बहरहाल हमें इसको कंटिन्यू करते हैं और इसको कंटिन्यू करने के बाद हम बताएंगे कि भी हमारा एवरेज कंपनसेशन डिपेंडेंट वेरिएबल है, एवरेज प्रोडक्टिविटी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड आई एम जस्ट पुटिंग ओके। और जब ओके पुट किया तो हमारे पास ये मॉडल रन हो जाता है। और इस मॉडल में आप देख रहे हैं कि आपका जो भी रिग्रेशन रिजल्ट्स आए हैं, हमने ये देखना है कि आपके हेटेरोस्किडास्टिसिटी इसमें मौजूद है या नहीं। बिकॉज देखिएगा कि आपका जो स्टैंडर्डाइज बीटा है वो है आपका अनस्टैंडर्डाइज बीटा जो है वो 0.081 है, जो कि स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट है। अब ये इनसिग्निफिकेंट है, मॉडल ठीक नहीं है, लेकिन इसकी इनसिग्निफिकेंस की वजह कहीं हेटेरोस्किडास्टिसिटी तो नहीं है। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम पार्क टेस्ट अप्लाई करेंगे। अब पार्क टेस्ट क्या है? पार्क टेस्ट में आपको रेजिजुअल चाहिए जो कि यहाँ पे कैलकुलेट हो चुके हैं हमारे उस फंक्शन को ऑपरेट करने की वजह से। हमने क्या करना है कि हमने इस रेजिजुअल्स का स्क्वायर लेना है और इसके बाद हमने रेजिजुअल के स्क्वायर का लॉग और एक्स का लॉग लेकर, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का लॉग लेकर दोनों को रिग्रेस करना है। कैसे? हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाते हैं, कंप्यूट वेरिएबल, और अब मैं यहाँ पर रेजिजुअल का स्क्वायर ले रहा हूँ। इसका नाम दे देते हैं रेजिजुअल स्क्वायर। ये रेजिजुअल का स्क्वायर हो जाएगा और रेजिजुअल के स्क्वायर में आपकी जो अनस्टैंडर्डाइज्ड रेजिजुअल्स हैं इसको आप मल्टीप्लाई कर दें इसी के साथ, या रेज़ टू पावर 2 जो भी आपको ज़्यादा सूट करता है। और यहाँ पर आपका डाटा शीट में आप देखोगे कि यहाँ पे रेजिजुअल स्क्वायर कैलकुलेट हो गए हैं। अब रेजिजुअल स्क्वायर कैलकुलेट हो चुके हैं तो अब हमें इन रेजिजुअल स्क्वायर्स का भी लॉग लेना है और आपका जो ये एक्स फैक्टर है इनका भी लॉग लेना है और एक्स फैक्टर का भी लॉग लेना है, और उसके बाद में हम दोबारा से रिग्रेस करेंगे। तो लिहाजा फ़िलहाल हम इसका लॉग ले लेते हैं। लॉग के लिए हम ऐसा करेंगे कि हमने जो रेजिजुअल स्क्वायर लिए हुए हैं हम इसका एक नेचुरल लॉग ले लेते हैं, जिसको आप ln के तौर पर जानते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ रेजिजुअल स्क्वायर्स। इसके लिए आपको इधर इसको क्लियर करना पड़ेगा। हम इसको हम रीसेट कर देते हैं और इसको रीसेट करने पर, सॉरी, यहाँ पर हमें दोबारा से लिखना पड़ेगा नेचुरल लॉग ऑफ रेजिजुअल अंडरस्कोर स्क्वायर। रेजिजुअल स्क्वायर्स का हमने नेचुरल लॉग लेना है और अरिथमेटिक में ये नेचुरल लॉग हमें यहाँ पे मिल जाता है। इसको हम ऊपर की तरफ ट्रेवल करते हैं और इसके बाद हमें नेचुरल लॉग चाहिए रेजिजुअल स्क्वायर का, रिप्लेस करेंगे इधर हम और इसको क्लिक कर देते हैं। तो आप देखोगे कि आपके पास डाटा में नेचुरल लॉग ऑफ रेजिजुअल स्क्वायर आ जाता है। इसी तरीके से नेचुरल लॉग हमने लेना है आपका एवरेज प्रोडक्टिविटी का। तो एवरेज प्रोडक्टिविटी की नेचुरल लॉग लेने के लिए रिग्रेशन में जाएं, ट्रांसफॉर्म में जाएं, कंप्यूट वेरिएबल में जाएं। अब यहाँ पर हम लॉग ले रहे हैं एवरेज प्रोडक्टिविटी का। एवरेज प्रोडक्टिविटी इज़ एक्चुअली हमारा जो है वो इंडिपेंडेंट फैक्टर है। सो हमने उसका नेचुरल लॉग एवरेज प्रोडक्टिविटी को यहाँ से लिया। यहाँ पे हम रेजिजुअल स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं एवरेज प्रोडक्टिविटी के साथ। ये एवरेज प्रोडक्टिविटी आपकी यहाँ पर रिप्लेस हो गई। इसको ओके कीजिए। आपके पास इस वक्त दोनों वेरिएबल का लॉग आ गया है। अब ये रहा आपके पास लॉग ऑफ UI स्क्वायर, जिसको आपने स्लाइड्स में देखा। ये है आपके पास एरर टर्म्स का स्क्वायर का लॉग है। ये आपके पास जो है आपकी
इंडिपेंडेंट फैक्टर जो एवरेज प्रोडक्टिविटी उसका लॉग है। अब हमने इस लॉग ऑफ रेजिजुअल स्क्वायर को रिग्रेस करना है लॉग ऑफ एवरेज प्रोडक्टिविटी पर अगेन। सो मैं यहाँ पर अगेन जा रहा हूँ रिग्रेशन में लीनियर की तरफ। इसमें आप अननेसेसरी चीज़ें हम दोबारा से काउंट नहीं करेंगे, वापस ले लेते हैं इसको। और इसमें हमने डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर लॉग ऑफ रेजिजुअल स्क्वायर्स और इंडिपेंडेंट में हमने लॉग ऑफ एवरेज प्रोडक्टिविटी। आई एम जस्ट क्लिकिंग ओके, और ओके क्लिक करने के बाद हमारे पास कोफिशिएंट्स आ गए हैं। हमने ये देखना है कि इस लॉग ऑफ एवरेज प्रोडक्टिविटी का जो बीटा है 0.269 कहीं ये सिग्निफिकेंट तो नहीं है। अगर तो ये सिग्निफिकेंट होगा तो हेटेरोस्केडास्टिसिटी कंफर्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 0.915 आपका सिग्निफिकेंस वैल्यू दे रहा है, जो कि 0.05 से बहुत ज़्यादा ऊपर है। इसका मतलब आपका बीटा यहाँ पर जो है इस रिग्रेशन फंक्शन में वो सिग्निफिकेंट नहीं है। और यहाँ पर अगर बीटा सिग्निफिकेंट नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आपके इस मॉडल में हेटेरोस्केडास्टिसिटी नहीं है। सो दिस वाज द डिपिक्शन ऑफ पार्क टेस्ट जो कि मैंने आपके सामने रखा। और अब हम जाते हैं अगले टेस्ट की तरफ। हमारा अगला टेस्ट जो है वो है ग्लेचर टेस्ट। पार्क टेस्ट की तरह ही आप यहाँ पर प्ले करते हैं, और बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि पार्क टेस्ट में आपने एरर टर्म के स्क्वायर के लॉग को रिग्रेस किया लॉग ऑफ एक्स पर, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप रेजिजुअल स्क्वायर की एब्सोल्यूट वैल्यू को रिग्रेस करते हैं सिंपल प्लेन वैल्यू ऑफ एक्स पर, जिस पर आपको शक होता है कि ये वेरिएबल जो है ये हेटेरोस्केडास्टिसिटी की रीज़न है। लेकिन यहाँ पर ग्लेचर टेस्ट में जेनरॉसिटी ये है कि यहाँ पर आप इस एब्सोल्यूट यू को एक्स पर भी रिग्रेस कर सकते हैं, इस एब्सोल्यूट यू को आप स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पर या इन्वर्स ऑफ एक्स पर या इन्वर्स ऑफ स्क्वायर रूट पर या फिर आप एक मुकम्मल आपका जो रिग्रेशन मॉडल है उसके स्क्वायर रूट पर भी रिग्रेस कर सकते हैं। किसी में भी आप इस ग्लेचर टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो रिज़ल्ट है वो उसी तरीके से हम काउंट करेंगे जो हमारी सेकंड स्टेज पर जो हमारा रिग्रेशन मॉडल रन होगा, जहाँ पे एब्सोल्यूट रेजिजुअल्स को आप रिग्रेस करेंगे एक्स पर। तो वहाँ पे अगर अगेन आपका बीटा जो है वो सिग्निफिकेंट आए तो फिर हम उसको कहेंगे कि भी आपका जो रेजिजुअल हैं वो हेटेरोस्केडास्टिक हैं। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर थोड़ा सा अब रन करेंगे अपनी SPSS शीट पर। डाटा आपका यहाँ पे वही है 11.1, और अब हमने इसको करना है ग्लेचर टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम यहाँ पर तमाम मॉडल्स नहीं कर रहे, हम यहाँ पर सिर्फ पहला मॉडल करेंगे जस्ट फॉर द रेफरेंस। बाकी फिर आप लोगों की अपनी प्रैक्टिस है कि आप उसको किस तरीके से डील करते हैं। ये वही डाटा है आपके एवरेज कंपनसेशन का, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये एवरेज प्रोडक्टिविटी जो आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हमने भी थोड़ी देर पहले आपके सामने मॉडल रन किया SPSS पर। ये रेजिजुअल हमने उस तरीके से कैलकुलेट किए हुए हैं, इसमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने ये करना है कि हमने इन रेजिजुअल्स की, जिसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हैं नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं, हमने इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को काउंट करना है। हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में हम देखेंगे कि यहाँ पे हम एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन देंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम ABS जो है वो फंक्शन देते हैं, और ब्रैकेट में जिसकी आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, जो कि हमारे अंडरस्टैंड रेजिजुअल्स हैं, यहाँ पे उनको आप पैरेंथेसिस में शो करके और इनका नाम दे दें, कि जहाँ पे आप इसको नाम देंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेजिजुअल्स। सो इसको ओके कीजिए। सो आप देखिएगा कि यहाँ पे आपके पास डाटा में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेजिजुअल निकल आए। ये वही वैल्यूज़ हैं लेकिन एब्सोल्यूट फॉर्म में हैं, प्लस माइनस और साइन की से इररेलेवेंट। अब हमने सिंपल ये करना है कि हमने एनालाइज में जाना है और रिग्रेशन रन करना है। रिग्रेशन रन करना है आपने लीनियर, और लीनियर में अब की बार आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एब्सोल्यूट रेजिजुअल्स हैं, और आपका एवरेज प्रोडक्टिविटी जो आपका डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फैक्टर है उसको हमने इधर मॉडल में डालना है। जस्ट प्लेट ओके, और उसके बाद देखिएगा कि आपके पास कोफिशिएंट में क्या कोफिशिएंट आ रहा है, दैट इज़ 0.034। इसको
इसको अगर ये कोफिशिएंट जो है ये आपका सिग्निफिकेंट है तो हेट्रोस्केडास्टिसिटी कंफर्म होगी, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका पी वैल्यू, इसका जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो 0.308 है, जो कि पी वैल्यू अगर 0.05 है उससे कहीं ऊपर है। तो चूँकि अब आपका यहाँ पर बीटा जो है वो इनसिग्निफिकेंट हो गया है, तो अगेन वही रिज़ल्ट रिपीट होगा कि आपके इस मॉडल में कोई भी साइन ऑफ हेट्रोस्केडास्टिसिटी नहीं पाया गया। अगर हम इसमें जो पहला मॉडल है ग्रेचर का उसके मुताबिक अगर हम देखें, बाकी मॉडल आप खुद रन कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस है और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे। अब हम चलते हैं अगले टेस्ट की तरफ। तीसरा टेस्ट हमारे पास स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट है। जिस तरह के नाम से वाज़ेह है कि हमने कोरिलेशन कैलकुलेट करना है और कोरिलेशन कैलकुलेट करना है रैंक्स का, और वो जो कोरिलेशन है वो यहाँ पर आपको उसका जो कैलकुलेटेड जो एस्टिमेटर है, कैलकुलेटेड वैल्यू जो है उसका जो एस्टिमेटर है यहाँ पर दिया हुआ है RS के नाम से, और इसमें आपके पास जो D है उसका स्क्वायर है, उसका सम लिया गया है, और ये जो N है, N इज़ द नंबर ऑब्जर्वेशन। अब हमने इस फार्मूले को समझने कि फार्मूला क्या है। एक्चुअली हमने करना ये होता है कि आपने सिंपली जो स्टेप्स यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके दिए गए हैं, ये मैं आपको आसान ज़बान में समझा देता हूँ, बाकी पढ़ना आपका काम है। पहली सिचुएशन में ये है कि आपने y को x पर रिग्रेस करना है और आपने एरर टर्म्स को कैलकुलेट करना है। ये तो आपका पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में ये होगा कि आपने ये जो एरर टर्म एस्टिमेटेड है इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को और x जो आपका इंडिपेंडेंट फैक्टर है उसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू को, दोनों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक करना है, ठीक। और रैंक करने के बाद उनका डिफरेंस लेना है जो कि D है, और D का स्क्वायर हमने इस फार्मूले में मुकम्मल पुटअप करना है और आपने RS कैलकुलेट करना है। तीसरे स्टेप में ये कि जब आपके पास RS कैलकुलेट हो जाए तो RS को फिर आपने T डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है, ये जो आपके पास सामने अवेलेबल है, इसमें आपने इसको असेस करना है, लिखना है, और T रेशो आप जब एस्टिमेट कर लें तो आपको आइडिया है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कंक्लूजन क्या देना होता है। अगर आपका ये एस्टिमेटेड T स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है तो फिर तो आपके यूँ समझ लीजिए कि सिग्निफिकेंट का मतलब है कि आपकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू T है ये आपकी क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आपके मॉडल में हेट्रोस्केडास्टिसिटी है। लेकिन अगर आपका T रेशो इनसिग्निफिकेंट कैलकुलेट हो जाता है तो फिर इसका मतलब है कि आपके मॉडल में हेट्रोस्केडास्टिसिटी नहीं है बल्कि होमोस्केडास्टिसिटी है। अब ये सारा प्रोसेस जिस तरह दिखाई दे रहा है हम इसको इसी तरीके से रन करेंगे। दो कि आपके सामने यहाँ पर इस टेस्ट की इलस्ट्रेशन दी हुई है एक कैलकुलेशन के तौर पर, इसको भी आप देख लीजिए। लेकिन मैं आपको उसी डाटा पे लेके चलता हूँ SPSS में, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया पिछले 2 टेस्ट में। उन्हीं टेस्ट पे हम ये जो आपका स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट है ये अप्लाई करके हम दिखाते हैं कि किस तरीके से आपके रिज़ल्ट्स जो हैं वो हेट्रोस्केडास्टिसिटी के मुतालिक कंक्लूड करते हैं। ये आपके सामने जो है आपके सामने वही मॉडल है जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने रिग्रेस किया, और एब्सोल्यूट वैल्यू जो है हम रेजिजुअल के निकाल चुके हैं ऑलरेडी। हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेजिजुअल्स भी हैं और आपके पास x की भी वैल्यू है, इसको भी हमने एब्सोल्यूट ही काउंट करना होता है। अब हमने इन दोनों को रैंक करना है। मैं यहाँ पर 2 नए वेरिएबल ऐड कर रहा हूँ ताकि हम इसको प्रॉपरली कर सकें। रैंक ऑफ रेजिजुअल, हमने रेजिजुअल को रैंक करना है, और दूसरे में हमने रैंक करना है एक तरीके से हमारा जो इंडिपेंडेंट फैक्टर है जो कि x है, उसको हमने यहाँ पर रैंक करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं इसको रैंक कर रहा हूँ रेजिजुअल्स। ये रहे रेजिजुअल, आप खुद देख लीजिए कि इसमें किस तरीके से आप इसको रैंक कर सकते हैं। सबसे मिनिमम वैल्यू मुझे जो दिखाई दे रही है वो आपके पास ये है, इसको मैंने 1 कह दिया। 1 से ऊपर जब हम जाते हैं तो उसकी वैल्यू है 51, इसको आप 2 कह लें। 51 से जब ऊपर जाते हैं तो फिर मेरे ख़्याल में जो वैल्यू आती है वो ये है 161, दैट इज़ 3। 161 से जो ऊपर की वैल्यू है वो ये रही 168,
168 से ऊपर जो है वो है आपके पास 177 5 नंबर पर। 177 से जब ऊपर जाते हैं तो आपके पास 343 है, इसको आप 6 कह लो। और 343 के बाद की जो वैल्यू है 343 दो हैं, 343.97, तो वो 343.88 है, ये ऑब्वियसली 7 पर होगा। और इससे लार्जर वैल्यू जो है वो 343.97 है, इसको आप 7 कर दें। और इसके बाद की जो वैल्यू है दैट इज़ 354 को हम यहाँ पर कर देते हैं 8। और इसके बाद जो हमारी आखिरी वैल्यू है 672 दैट इज़ 9। तो ये हमने रेजिजुअल को असेंडिंग ऑर्डर में रैंक कर लिया। इसी तरीके से आपका जो ये जो आपकी एवरेज प्रोडक्टिविटी है इसको भी आपने रैंक करना है। इसकी सबसे कम वैल्यू जो मुझे दिखाई दे रही है इस वक्त वो है 1750। तो 1750 के आगे मैं 1 लगा रहा हूँ। 1750 से ऊपर जब हम जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास है 7, तो 7 की वैल्यू मुझे इससे ज़्यादा ग्रेटर दिखाई दे रही है, वो मैंने 2 कर दिया। 7 से ऊपर फिर 8 है, 8 को मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ। और 8 के बाद फिर 9 की कुछ 8 दो हैं, सॉरी 8000 में 2 वैल्यूज़ हैं, ये 85 और ये 82 है। इसको हमें 3 करना चाहिए और इसको हमें 4 करना चाहिए, ये हमारा 4 हो गया। सो 8 मेरे ख्याल में तीसरी वैल्यू भी है हमारे पास 8389, तो ये 4 हो जाएगा और इसके बाद ये 5 हो जाएगा। हमें देखना पड़ेगा कि 8 की और कोई वैल्यूज़ हैं, 8 की और कोई वैल्यूज़ नहीं है, तो 17 हमारे पास 1 हो गया, और 2 हमारे पास 7962 हो गया, 3 है 8275, 4 है 8389, 5 है 8584, और इसके बाद की जो वैल्यूज़ रह गई हैं वो 9 की 3 वैल्यूज़ हैं, एक 935 है, एक 94 है और एक 97 है। तो 93 वाली वैल्यू को हम यहाँ पे 6 काउंट करेंगे, और 93 के बाद 94 की वैल्यू को हम यहाँ पे 7 काउंट करेंगे, और 97 की वैल्यू को हम यहाँ पे 8 काउंट करेंगे, और 10 की वैल्यू को हम यहाँ पर 9 काउंट करते हैं। ये हमने यहाँ पर एक तरीके से दोनों रैंक्स, दोनों एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का हमने रैंक कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास अगला जो वेरिएबल हमने करना है वो है डी, जो कि थोड़ी देर पहले हमने फार्मूले में देखा। तो डी ऑब्वियसली इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, बल्कि वो हमें कैलकुलेट करना चाहिए थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में मैं यहाँ पर एक डी वेरिएबल कैलकुलेट कर रहा हूँ, और डी वेरिएबल जो कैलकुलेट कर रहा हूँ ऑब्वियसली वो मैं कर रहा हूँ एक्चुअली इन दोनों का डिफरेंस। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप रैंक ऑफ एक्स में से रैंक ऑफ रेजिजुअल्स माइनस करें या रैंक रेजिजुअल में से रैंक ऑफ एक्स माइनस करें, बिकॉज हमने इसका स्क्वायर लेना है, तो लिहाजा हमें इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे रैंक ऑफ रेजिजुअल और इसको फिर हम माइनस कर देते हैं रैंक ऑफ एक्स के साथ, एंड जस्ट क्लिक ओके। तो यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल जनरेट हो गया है डी का, और डी का वेरिएबल हमें ये डिफरेंस बता रहा है, लेकिन हमें डी नहीं चाहिए, हमें एक्चुअली डी का स्क्वायर चाहिए। तो लिहाजा हम यहाँ पे डी का हम यहाँ पे स्क्वायर काउंट करेंगे, और डी के स्क्वायर के लिए अगर आई थिंक हमें अगेन ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज ये SPSS है तो ये फार्मूलों के ज़रिए चलेगा। और ये डी का जो है हमने स्क्वायर हमने यहाँ पे काउंट करना है, और इसका स्क्वायर जो है ऑब्वियसली दिस इज़ मल्टीप्लाइड बाय द सेम, आप कह लो ये हो गया आपके पास डी स्क्वायर। अब आपके पास डी स्क्वायर आ चुका है, हमें इसका सिर्फ सम चाहिए, और सम के बाद फिर हम चलेंगे अपने टी स्टैटिस्टिक्स की तरफ। और समेशन के लिए ऑब्वियसली फिर आप एनालाइज में जाएं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आप सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव में, और डिस्क्रिप्टिव में डी स्क्वायर, और ऑप्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ इसका चाहिए सम, बाकी कुछ भी हमें नहीं चाहिए, तो लिहाजा में बाकी वैल्यूज़ को ख़त्म कर दें, कंटिन्यू एंड ओके। ये है आपके पास सम ऑफ डी स्क्वायर 36। सो इस 36 को हम जहन में रखते हुए अब हम जाते हैं अपने उन फार्मूलों की तरफ जो कि हमने कैलकुलेट करने हैं।
उसके लिए फिर हम हेल्प लेंगे इक्वेशन फॉर्मेट की, जो कि हमें वर्ड में या किसी भी दूसरे पैकेज में जाके हमें उसकी कैलकुलेशन करनी होगी। अब हम उस d की वैल्यू को यहाँ पर उठा के ले आए हैं, और इस फार्मूले में जो मैंने आपको बताया कि हमने कोरिलेशन रैंक्स का कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है कि d की वैल्यू 36 है, n की वैल्यू जो है वो 9 है, और ये सारा कुछ यहाँ पर आपके सामने है। और कैलकुलेशन में हमारे पास जो आखिर में कोरिलेशन की वैल्यू निकलती है वो 0.7 है। तो अब इसी कोरिलेशन को हमने लेके जाना है आपके उस t फार्मूले में। तो उसमें पुट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला अवेलेबल है t का। हमने RS की जगह 0.7 को पुट किया, n जो है हमारे पास 9 है, और RS जो 0.7 का जो स्क्वायर है वो 0.49 बनता है। और इस फार्मूले को सॉल्व करने के बाद हमारे पास t एस्टिमेटेड जो है वो 0.193 है। तो चूँकि 0.193 t की वैल्यू ट्रेडिशनली 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर 1.96 से बहुत कम है, तो यहाँ पर आपका टी स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। जो सिग्निफिकेंट नहीं है तो इसका मतलब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते, और हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो होमोस्किडास्टिसिटी को फेवर करता है। तो इस तरह का जो टी स्टैटिस्टिक्स है उसके लिए मैं आपके सामने इस वक्त हाइपोथेसिस स्टेटमेंट जो है वो लिख देता हूँ। ये आपके हाइपोथेसिस हो गए। आपका नल हाइपोथेसिस कहता है कि देयर इज़ होमोस्किडास्टिसिटी, आपका अल्टरनेट कहता है कि देयर इज़ हेटेरोस्किडास्टिसिटी। अब चूँकि टी की वैल्यू 1.96 जो कि थ्रेशोल्ड वैल्यू है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, उससे बहुत कम है, तो हम यहाँ पर H0 को रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो लिहाजा हम H0 को एक्सेप्ट करेंगे, और H0 के मुताबिक देयर इज़ होमोस्किडास्टिसिटी। सो दैट वाज एक्चुअली द स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट। अब हम चलते हैं अगले टेस्ट की तरफ। नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास है गोल्डफेल्ड एंड क्वांट टेस्ट, और ये बेहतर समझा जाता है कि जो आपका लार्ज डाटा है उसके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट टेस्ट है गोल्डफेल्ड एंड क्वांट टेस्ट। इसमें भी कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। मैं आपको ये स्टेप्स आसानी से आसान ज़बान में समझा देता हूँ कि पहले आपने ऐसा करना है कि आपने डाटा को रीअरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द एक्स वेरिएबल जिस पर आपको शक है कि आपका हेटेरोस्किडास्टिसिटी की वजह ये एक्स वेरिएबल है। तो उस एक्स वेरिएबल की बेसिस पर फिर आप जो है उस डाटा को एक तरीके से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूरे डाटा को ले आते हैं, और रीऑर्डरिंग के बाद फिर आप ऐसा करते हैं कि आप स्टेप 2 में अभी आपकी मर्ज़ी है कि उस डाटा को आपने दो हिस्सों में डिवाइड करना है, भले आपको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना पड़े डाटा को, या फिर आप बीच की कोई सेंट्रल वैल्यूज़ अगर छोड़ना चाहो तब भी, ना छोड़ना चाहें तब भी चलता है, और अगर आपने छोड़ना है बीच की वैल्यूज़ को तब भी, ये दोनों सिचुएशन में पॉसिबल है। तो ये आपका स्टेप 2 में जो है आपकी सी जो है ये तरीके से वो वैल्यूज़ होंगी जो कि आप डाटा की सेंट्रल वैल्यू अगर आप ड्रॉप करते हैं। अगर आप ड्रॉप नहीं भी करना चाहते तो कोई बात नहीं, तब भी ये काम करेगा मेथड। तो अगर आपने ड्रॉप की हैं या नहीं की हैं, आपका डाटा जो है वो दो सैम्पल सेट्स में डिवाइड हो जाता है। जो आपका ऊपर की जो वैल्यूज़ हैं, यस यूँ समझ लीजिए कि जो एक्स की रैंकिंग के हिसाब से जो लोअर डाटा है, लोअर वैल्यूज़ का डाटा है, उसको हम सब सैम्पल 1 कहेंगे, और जो नीचे की वैल्यूज़ हैं जो कि ज़्यादातर एक्स की हायर वैल्यूज़ के अगेंस्ट हैं, तो उसको हम सब सैम्पल 2 कहेंगे। तो जो आपके पास ये दो डाटाज तैयार हो जाते हैं, तो तीसरे स्टेप में आप इन दोनों डाटाज के लिए अलग अलग रिग्रेशन रन करते हैं, और आपके पास अलग अलग रिग्रेशन रन हो जाता है, तो आपके पास दो अलग अलग रिग्रेशन के दो अलग अलग रेजिजुअल सम ऑफ स्क्वायर्स आ जाएंगे, RSS2 एंड RSS1। RSS1 जो है ये आपका एक तरीके से जो आपकी लोअर वैल्यूज़ हैं, स्मॉलर वैल्यूज़ ऑफ एक्स हैं, उसका जो डाटा है उसका रेजिजुअल स्क्वायर है, जबकि RSS2 जो है ये आपकी हायर वैल्यूज़ जो हैं एक्स की, ये उसका एक रेजिजुअल है। तो जो आपके पास दोनों RSS आ जाएं, तो आप इन दोनों RSS को इस डिग्री ऑफ फ्रीडम पर
जो है वो चेक करेंगे एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन लगा के। हम यहाँ पे मैंने लैम्डा लिखा हुआ है, लेकिन ये लैम्डा इज़ एक्चुअली इक्वल टू एफ़ रेशो है, और ये हमने यहाँ पर RSS2 को डिवाइड किया है RSS1 की तरफ। जो भी इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी उसको हम F स्टैटिस्टिक्स काउंट करेंगे, और F स्टैटिस्टिक्स के काउंट करने के बाद इन डिग्री ऑफ फ्रीडम पर फिर हम टेबल्स के हिसाब से फ़ैसला करेंगे कि आइदर वो F डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके इस रिज़ल्ट को सिग्निफाई करती है या नहीं करती। ये आपके सामने एक इलस्ट्रेशन मौजूद है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक टेबल है 11.3, हम इसी को ही फॉलो करेंगे। और इसमें आप देख रहे हैं कि इस टेबल में ये y का कॉलम है, ये x का कॉलम है, लेकिन x का कॉलम जो है वो भी रीऑर्डर्ड नहीं है, तो हमने इस x के कॉलम की बुनियाद पर इसकी रीऑर्डरिंग की है। तो ये 80 चूँकि मिनिमम वैल्यू यहीं से स्टार्ट हुआ और उसके बाद जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, लेकिन हर x की वैल्यू जो भी रीऑर्डरिंग हो रही है उसकी अगेंस्ट कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू जो आपकी y की है वो भी रीऑर्डर्ड साथ में हो जाती है। तो y और x दोनों आपका रीऑर्डर्ड हो गया है, लेकिन बेस हमने x को बनाया है। और अब इस x की वैल्यूज़ में से इस एग्जांपल के मुताबिक बीच की 4 वैल्यूज़ जो हैं वो ये ड्रॉप कर रहा है, और जब वो 4 वैल्यूज़ ड्रॉप कर देगा तो ये ऊपर का एक अलग सैंपल बन जाएगा और नीचे का ये अलग सैंपल बन जाएगा। बाकी वही प्रोसेस इधर मौजूद है। अब ये प्रोसेस जो है मैं आपको करके इसी डाटा पर करके बता रहा हूँ, और मैं इसको यूज़ कर मैं इसके लिए यूज़ करूँगा एक्सेल सॉफ्टवेयर को मैं इसके लिए यूज़ करूँगा, वो ज़रा ज़्यादा बेहतर हमें रिज़ल्ट दे देगा। ये रही आपकी एक्सेल शीट पर वही वैल्यूज़ y और x का डाटा 11.3 टेबल अकॉर्डिंग टू योर गुजराती बुक। मेरे पास जो इस वक्त ये वैल्यूज़ हैं ये तकरीबन गिनती के एतबार से कोई 30 वैल्यूज़ हैं। तो अब इसमें आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें 30 के डाटा में या 30 वैल्यूज़ के हिसाब में आप 15-15 की दो अलग से सेपरेशन कर लें। आपकी एग्जांपल में जो बात बताई गई वो तो उसने बीच की 4 वैल्यूज़ ड्रॉप की हैं, ये भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, हम अकॉर्डिंग टू एग्जांपल चलेंगे। मैं ऐसा कर रहा हूँ कि पहली 13 वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 ये इसको मैं अलग काउंट करूँगा, और बीच की जो 4 वैल्यूज़ हैं 1 2 3 एंड 4 इसको हम यहाँ पर एक तरीके से बिल्कुल ब्लैकआउट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास वैल्यूज़ ड्रॉप हो गई हैं। अब आपके पास 15 वैल्यूज़ अपर सॉरी मैं इसमें एक हम स्टेप मिस कर गए हैं। पहला हमने डाटा को रीऑर्डरिंग करना था, लिहाजा मैं थोड़ा सा वापस जाऊंगा। हम डाटा को रीऑर्डर कर लेते हैं। आप सिंपल ये कीजिए कि x का ब्लॉक बनाइए, और x के ब्लॉक बनाने के बाद आप ऐसा कीजिए कि इधर जो सॉर्ट है उस सॉर्ट को आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट को फिगर आउट करें। वो पूछेगा कि भाई यार इस सिर्फ x को करना है कि x के साथ एक्सपेंड करना है बाकी तमाम कॉलम्स पर भी, तो हमें एक्सपेंशन चाहिए। y का भी हमें x के साथ साथ ही रीऑर्डरिंग चाहिए, तो ये मैंने y को रीऑर्डर कर दिया। देखिएगा आपके पास अब ये रीऑर्डरिंग हो गई है जी। अब हम ऐसा करते हैं कि वही 4 वैल्यूज़ जो हैं बीच की हम उसको ब्लैकआउट कर देते हैं। ये आपके पास डाटा जो है वो आपका एक तरीके से स्प्लिट हो गया है, बीच की 4 वैल्यूज़ ड्रॉप हो गई हैं। अब हम यहाँ पर दोनों सैम्पल्स, आपका ऊपर वाला जो ये वाला जो एक पोर्शन है इसको मैं सब सैम्पल 1 कह रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं सब सैम्पल 2 कह रहा हूँ। तो हम इन दोनों सैम्पल्स का अलग अलग रिग्रेशन रन करते हैं। हम इसके लिए डाटा में जाके यूज़ करेंगे डाटा एनालिसिस, रिग्रेशन की तरफ जाएंगे हम। रिग्रेशन इज़ देयर, वेयर इज़ रिग्रेशन, सॉरी रिग्रेशन ये रहा, इसको ओके कर दीजिए। अब वो y रेंज पूछता है, तो y रेंज आपके पास ये रही, पहली 13 वैल्यूज़ ऑफ y। x रेंज जो है ये आपके पास पहली 13 वैल्यूज़ ऑफ x, और मैं इसको आउटपुट की रेंज भी इधर ही दे देता हूँ, हम किसी और शीट पर नहीं जाएंगे। मैं आउटपुट यहाँ पर ले रहा हूँ, सॉरी ये मैंने y की जगह कर दिया, y को मैं दोबारा से इसको इसकी रेंज पुटअप कर देता हूँ, और इधर आउटपुट के लिए मैं रेंज दे रहा हूँ इस सेल की तरफ, और मुझे इसमें समरी जो है वो रिज़ल्ट चाहिए होगा। यहाँ पे हमें आउटपुट रेंज एज सच
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, रेजिजुअल्स नहीं चाहिए, बस ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन। हम इसको ओके करते हैं और ये देखिएगा आपके पास इस पहले सब सैंपल का एक तरीके से जो रिग्रेशन है वो रन हुआ। इसी तरीके से हम वक्त ज़ाया किए बगैर दूसरे सब सैंपल का भी रिज़ल्ट रिग्रेशन का ले लेते हैं। हम यहाँ पे ओके करेंगे। अब मुझसे यहाँ पे अगेन ये y की रेंज पूछ रहा है, तो y की रेंज ये रही, ये y की रेंज है, और यहाँ पे हमें चाहिए x की रेंज, ये हमने x की रेंज दे दी, और अगेन आउटपुट रेंज हमने देनी है इसको। तो अब की बार मैं आउटपुट रेंज के नीचे इस डाटा के सामने इसको इधर दे देते हैं एंड जस्ट क्लिक ओके। तो आपके पास दो तरह के रिग्रेशन हो गए हैं। ये वाला रिग्रेशन अपर पार्ट ऑफ रिग्रेशन जो है ये आपके अपर पोर्शन ऑफ सैंपल का है, लोअर वैल्यूज़ ऑफ x, और ये लोअर पार्ट ऑफ जो रिग्रेशन है ये आपकी ये वैल्यूज़ हैं जो कि हायर वैल्यूज़ ऑफ x के लिए हैं। इसमें हमें तमाम टेबल्स को छोड़िए, हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो रेजिजुअल्स का सम ऑफ स्क्वायर है ये चाहिए। दिस इज़ एक्चुअली, अगर मैं यहाँ पर इसको रेजिजुअल RSS1 करूँ, RSS1 ये रहा आपके पास RSS1, और यहाँ पर जो है ये है आपके पास RSS2। तो वो रेजिजुअल सम ऑफ स्क्वायर्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए हैं। और लेट्स से अगर कोई इनको अलग करना चाहे तो अलग करके भी लिख सकता है। मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि इसका एक कॉपी निकाल लेता हूँ और इसकी एक कॉपी को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, जस्ट लाइक दैट। और इधर जो है रेजिजुअल्स जो है आपके इधर, इसको मैं अलग से कॉपी कर रहा हूँ, और इधर कॉपी जो है ये आपकी एक तरीके से यहाँ पर हो गई। तो अब आपके पास ये जो है ये है आपके पास RSS1, जबकि नीचे जो है ये है RSS2। और अब हमने जो n देखना है कि n की वैल्यू क्या थी। n की वैल्यू हमारे पास थी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास थी 30, जबकि हमने जो सेंट्रल वैल्यूज़ ड्रॉप की थी वो थी आपके पास 4। तो आपके पास n की वैल्यू 30 है, c की वैल्यू आपके पास जो है वो एक तरीके से 4 है। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ से उठा के अपने फार्मूले की तरफ ले जाते हैं, और फार्मूले में आप देखिएगा कि RSS2 1536, RSS1 1377, और यही वैल्यूज़ जो हैं आपके जो स्लाइड पे हैं रन हुई हैं वो मैं अब आपके सामने रख रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे RSS2 1536.8 और RSS1 377.17, ये वही वैल्यूज़ हैं जो कि अभी हमने आपके सामने रखी। और हमने जो फार्मूला हमें बना कर दिया गया उस हिसाब से आप अपना जो सेकंड रेजिजुअल सम ऑफ स्क्वायर है उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिवाइड करके और डिवाइड करें, और फिर इसको फिर डिवाइड करें RSS1 डिवाइड बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ इट्स ओन। चूँकि दोनों में डिग्री ऑफ फ्रीडम 11 है, हमने चूँकि फार्मूला लगाया है आपका ये n माइनस सी माइनस 2 के डिवाइड बाई 2 का, तो इस फार्मूले के तहत आपकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 11 बनती है। n इज़ 30 माइनस c दैट इज़ 4, और k की वैल्यू हमें पता है कि वो 2 है, b0 और b1, तो ये 2 2 4, तो आपके पास बन जाता है 30 माइनस 4 इज़ एक्चुअली 26, और 26 माइनस 4 जो है दैट बिकम्स 22, और फिर 22 को आप जब 2 पर डिवाइड करते हैं तो फिर आपके पास 11 बचता है। तो वो 11 जो है वो दोनों का डिग्री ऑफ, बिकॉज f डिस्ट्रीब्यूशन है तो f डिस्ट्रीब्यूशन की 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होती हैं, v1 एंड v2, और आपके पास f डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आया है वो 4.07 है। अब इस 4.07 को आप क्रॉस चेक कर सकते हैं f की जो टैबुलेटेड वैल्यू है, अगर ये वाली कैलकुलेटेड वैल्यू 4.01 हमारी टैबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा होगी तब हम ये समझेंगे कि आपका H0 जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, और अगर ये कम निकली वैल्यू 4.07 तो हम H0 को एक्सेप्ट करेंगे। तो लिहाजा अब जाते हैं f के टेबल की तरफ। हमने f के टेबल में 11 और 11 v1 v2 बोथ आर 11, इसके हमें f की वैल्यू देखनी है कि वो f की वैल्यू टेबल में
क्या देता है। लेट्स सी, ये हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल है। आप देख रहे हैं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की अलग से टेबल है। इस पे हम देखते हैं V1 और V2। हमारे पास V1 भी 11 है, देखिएगा यहाँ पर 10 है और 12 है, 11 नहीं है, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। V2 क्या है, V2 भी हमारे पास 11 है। तो V2 को जब हम फॉलो करते हैं 10 और 12 की लाइन में, सो दैट बिकम ऑलमोस्ट दिस। सो यहाँ पर आपके पास जो 5% के हिसाब से वैल्यू बनती है 12 और 14, लेकिन चूँकि 11 की बात, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा आगे चला गया, इधर 10 और 12 के दरमियान, चूँकि यहाँ पे V1 11 है तो हम क्लोजेस्ट वैल्यू जो है वो लेते हैं, लेकिन चूँकि 10 और 12 आर वेरी क्लोज, बोथ आर क्लोज, तो हम इसका एक मीन भी ले सकते हैं। 2.85 है और 2.79 है, तो 79 और 85 का जो मीन आता है वो तकरीबन जो है वो 83 है। तो हम समझ लेते हैं कि 2.83 जो है आपकी एफ़ की टेबुलेटेड वैल्यू। तो 2.83 एफ़ टेबुलेटेड की वैल्यू के होते हुए यहाँ पे देखिएगा कि 2.82 उन्होंने लिया है। ये आपके पास वही वैल्यू है जो कभी हमने टेबल में देखी। अब यहाँ पर देखना है कि आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू एफ़ की वो है 4.07, टेबल की वैल्यू जो है 2.82 है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू चूँकि टेबल की वैल्यू से ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा हो जाती है तो हम एच नॉट को जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको एच नॉट बताया कि जो कि होमोस इलास्टिसिटी को फेवर करता है, तो हम उसको यहाँ पर एक तरीके से डिसऑन करेंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट की वैल्यू को। और आप देखेंगे, सॉरी जस्ट 1 मिनट, यस, आप देखेंगे कि आप की जो एच नॉट है वो रिजेक्ट हुआ और H1 जो है वो एक्सेप्ट हुआ। तो H1 की एक्सेप्टेंस के बाद हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि कंक्लूड हम कर सकते हैं कि देयर इज़ हेट्रोस्किडास्टिसिटी इन द एरर वेरिएंस। ठीक, हाँ, अगर ये है कि हाउएवर इफ़ द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट फिक्स्ड एट 1%, हाँ, अगर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को 1% पे देखें तो शायद हमारा रिज़ल्ट बदल जाए, 10% पे देखें तो रिज़ल्ट चेंज हो जाए, लेकिन ये स्ट्रिक्टली रिज़ल्ट जो है वो 5% लेवल के हिसाब से हैं। तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की थ्रेशोल्ड की मौजूदगी में जिसका एफ़ टेबुलेटेड वैल्यू 2.82 है, वहाँ पर आपका कैलकुलेटेड एफ़ जो है वो ज़्यादा है। और कैलकुलेटेड एफ़ अगर आपका टेबुलेटेड एफ़ से ज़्यादा हो तो हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस हिसाब से इस 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के हिसाब से हमारा जो एच नॉट है वो रिजेक्ट हो रहा है, तो हम H1 को एक्सेप्ट करेंगे जो कि है हेट्रोस्किडास्टिसिटी की फेवर में। सो दैट्स द रिज़ल्ट ऑफ गोल्डफेल्ड क्वांट टेस्ट। अब हम चलते हैं अपने अगले टेस्ट की तरफ। नेक्स्ट टेस्ट हमारा जो है वो है ब्रिश पेगन गॉडफ्री टेस्ट, और ये भी कुछ स्टेप्स पर बेस करता है और इसमें भी इतने मुश्किल स्टेप्स नहीं हैं। यूँ समझ लीजिए, पहला स्टेप सिंपल सा है कि आपने और एक रिग्रेशन रन करना है डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन एक्स, और उससे आपने एरर टर्म्स जो भी हमने थोड़ी देर पहले भी किए वो कैलकुलेट कर लेने हैं, और उसके बाद जो है आपने ऑब्टेन करना है सिग्मा स्क्वायर। अच्छा, सिग्मा स्क्वायर जो है यहाँ पर यूँ समझ लीजिए, जो कभी हमने RSS कैलकुलेट किया, वो RSS का जो मीन है उस के मीन को फिर हम सिग्मा स्क्वायर काउंट कर लेते हैं। वो सिग्मा स्क्वायर आपको एक कांस्टेंट वैल्यू दे देगा, और ये जो सिग्मा स्क्वायर होगा ये आपका मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है, जबकि जो आपका OLS एस्टिमेटर है वो आपका जो समेशन ऑफ रेजिजुअल स्क्वायर है उसको हम डिवाइड जब करते हैं n-k डिग्री ऑफ फ्रीडम पर। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस मैं थोड़ी देर में आपको समझा भी देता हूँ। जब आपके पास सिग्मा स्क्वायर जो है वो आपका कैलकुलेट हो जाए, एक वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है, तो आप उससे कांस्टेंट वैल्यू पर अपने तमाम रेजिजुअल के स्क्वायर्स को डिवाइड कर देते हैं और एक नया कॉलम बना लेते हैं, जिसको यहाँ पर उन्होंने रो आई के नाम से एक्सप्लेन किया है। तो जब ये रो आई आपका एक्सप्लेन हो जाएगा, तो इस रो आई को उन्हीं एक्सिस पर दोबारा, उन्हीं एक्स पर, बजाय इसके कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आपकी बार y हो, y की बजाय आप इस रो आई को आप डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और उन्हीं एक्सिस पर दोबारा आप रिग्रेस करते हैं।
और उसके बाद जो आपका बीटा की जो वैल्यू है, उस बीटा की वैल्यू सॉरी जो आपका जो यूँ समझ लीजिए कि जो आपका एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर है, एक होता है आपके पास रेजिजुअल सम ऑफ स्क्वायर, एक आपके पास है एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर। तो वो एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर की जो हाफ वैल्यू है वो आप उस हाफ वैल्यू को एज अ पाई कैप कैलकुलेट करते हैं। वो पाई कैप जो आपके एक्सप्लेन्ड एसएस या एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर्स के हाफ की वैल्यू है, वो एक्चुअली इक्विवेलेंट करती है काई स्क्वायर की वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू। तो ये कैलकुलेटेड काई स्क्वायर आपका हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप जाके 5% के टेबल में काई स्क्वायर की टेबुलेटेड वैल्यू देख लेते हैं। रिजल्ट्स उसी तरीके से हमने प्रोड्यूस करने हैं कि अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी टेबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा हो जाए तो फिर आप H0 को रिजेक्ट कर देते हैं, और कम हो तो फिर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये सारी इलस्ट्रेशन जो है आपकी इधर दी हुई है, इसको आप पास करके इस पर स्टेप टू स्टेप आप इसको देख सकते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि मैं आपके इसी 11.3 के इसी टेबल को मैं यूज़ करता हूं, और आपके सामने गॉडफ्री ब्रूश पेगन गॉडफ्री टेस्ट जो है जिस तरह के यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है उसी तरीके से मैं आपके सामने वो रख लेता हूँ। तो देखते हैं कि SPSS पे इसको हम कैसे करेंगे। ये आपकी 11.3 टेबल है जिसको हमने यहाँ पर आपके सामने ये पूरा प्रोसेस से रन किया हुआ है। हम इसी प्रोसेस को एक्सेल पे SPSS पे रन करके देखते हैं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ जो चाहिए हमें वो चाहिए एनालिसिस में आप जाएंगे रिग्रेशन, लीनियर, और लीनियर में आप डिपेंडेंट की जगह डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसके साथ हमें चाहिए आपके अनस्टैंडर्डाइज्ड रेजिजुअल्स। अनस्टैंडर्डाइज्ड रेजिजुअल जब हम कंटिन्यू करेंगे तो हमें रेजिजुअल्स मिल जाएंगे, और ये हमारे पास डाटा रन हो गया है। और इस डाटा रन होने के साथ साथ हमें यहाँ पर अनस्टैंडर्डाइज्ड रेजिजुअल्स भी मिल गए हैं। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे हमें एक तरीके से अनस्टैंडर्डाइज्ड रेजिजुअल चाहिए थे जिनको हमने अब स्क्वायर लेकर रिग्रेस करना है इसी एक्सेस पर। यही थोड़ी देर पहले हमने आपको एग्जांपल में दिखाया। और हमें एक यहाँ पर एक नया कॉलम जो है वो रो का कैलकुलेट करना है। रो के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें ये जो रेजिजुअल आए हैं इनके सम ऑफ स्क्वायर का मीन लेना है। तो सम ऑफ स्क्वायर तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आपके पास इस रिज़ल्ट वाली टेबल में अवेलेबल होता है। आउटपुट में जाएं और यहाँ पे आउटपुट में अनोवा के टेबल में ये जो रेजिजुअल के सामने वैल्यू है 2361.153, ये एक्चुअली आपकी रेजिजुअल सम ऑफ स्क्वायर है। इसको अगर हम इस 28 पर डिवाइड करेंगे जो कि n- के है तो ये आपका OLS एस्टिमेटर काउंट किया जाएगा। लेकिन मैं इसमें इधर इसका सिंपल मीन ले रहा हूँ, और सिंपल मीन जो है हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन जो है वो 30 हैं। तो अगर मैं 23161 इसकी जो स्क्वायर्ड वैल्यू है इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ 30 पर, तो ये भी हम देख लेते हैं कि क्या आता है। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कैलकुलेटर के लिए हमें यहाँ पर कैलकुलेटर चाहिए, और यहाँ पे आपके पास है 2361.153 डिवाइडेड बाई 30, ये आपके पास बनता है 78.7051। हमें एक नया कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। अब हमें ये करना है कि हमें रेजिजुअल जो हमें कैलकुलेट हुए इसका हमें स्क्वायर लेना है। हम स्क्वायर ले लेते हैं इसका। इसके लिए मैं RES स्क्वायर लिखता हूँ ताकि ये रहे हमारे जहन में कि रेजिजुअल स्क्वायर है। और रेजिजुअल स्क्वायर के लिए आप अनस्टैंडर्डाइज जो रेजिजुअल हैं उसको उन्हीं के साथ मल्टीप्लाई कर दें या पावर इसकी 2 कर लें, वटेवर। तो ये आपके पास
एक तरीके से अनस्टैंडर्डाइज्ड रेजिजुअल का स्क्वायर हो गया। अब आपने ये करना है कि इस रेजिजुअल स्क्वायर को डिवाइड करना है अभी जो हमारे सामने जो फैक्टर आया है 78.7051 का। सो मैं अगेन ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, कंप्यूट वेरिएबल, और अब की बार मैं इसको तमाम को रीसेट कर देता हूँ। और अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ रो कैलकुलेट कर रहा हूँ जो मुझे कॉलम चाहिए था और वो कॉलम क्या है सॉरी एक्सक्यूज़ मी, इस रेजिजुअल स्क्वायर को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, दैट इज़ डिवाइडेड बाय जो आपकी ये वैल्यू है, और वो वैल्यू है आपके पास 78.70, सॉरी मुझे दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगी, 51 एंड ओके। अब आपके पास रो का कॉलम भी कैलकुलेट हो गया, ये रहा रो का कॉलम। अब आप इस रो के कॉलम को रिग्रेस करते हैं दोबारा एक्स पर। मैं एनालाइज में जा रहा हूँ, रिग्रेशन, और रिग्रेशन में लीनियर, और अब की बार मैं y की बजाय इस रो को मैं डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर लेता हूँ जबकि मुझे यहाँ पे इसके अब रेजिजुअल्स नहीं चाहिए, सॉरी इसकी जो अनस्टैंडर्डाइज्ड रेजिजुअल्स हैं ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने अनचेक कर दिया। इसको कंटिन्यू करें और ओके करें। ये रहा आपके पास नई टेबल। और अब की बार जो मुझे है वो लेना है आपके ESS। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ESS को 2 पर डिवाइड करना ताकि वो हमें काई स्क्वायर की वैल्यू दे। तो ESS के लिए अब अगेन मैं जा रहा हूँ इधर रेजिजुअल सम ऑफ स्क्वायर के ऊपर, ये रिग्रेशन, इसके सामने जो वैल्यू है 10.428, तो 10.428 को मैं अब 2 पर डिवाइड करने लगूंगा। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। 10.428 डिवाइडेड बाई 2 जो कि मेरे पास आ रहा है 5.214, ये मेरे पास अब इक्विवेलेंट है काई स्क्वायर की वैल्यू। अब हम जाएंगे अपने टेबल्स पे, काई स्क्वायर के 5% पर जाके चेक करेंगे कि हमारी ये टेबुलेटेड वैल्यू, सॉरी ये कैलकुलेटेड वैल्यू जो है, क्या ये कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी टेबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा है या कम है। तो मैं यहाँ पर दोबारा टेबल की तरफ जा रहा हूँ। ये मेरे f का टेबल था, f नहीं चाहिए मुझे, इस वक्त काई स्क्वायर की टेबल चाहिए। मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ, एफ टेबल, अगेन सारी एफ टेबल हैं। मैं ज़रा काई स्क्वायर की टेबल, सॉरी ये इसी में ही होगा, जस्ट 1 मिनट जी। ये रहा आपके पास काई स्क्वायर की टेबल। और अगर मैं 5% की बात करूं तो हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी ज़रा हम देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने किस डिग्री ऑफ फ्रीडम पर चेक करना है। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जितने आपके पास एक्स इन्वॉल्व हैं, इस वक्त हमारे पास मॉडल में एक ही एक्स है, तो नंबर ऑफ रिग्रेस हमारे पास एक है, तो हम एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को फॉलो करेंगे। और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पर आपकी 5% पर जो वैल्यू है वो है 3.841, और हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है वो है 5.214। तो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी टेबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा है तो फिर यकीनन हम क्या करते हैं, हम अपने H0 को रिजेक्ट कर देते हैं। और H0 आप जानते हो कि हमारा है होमोस्किडास्टिसिटी को फेवर करता है, वो रिजेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर भी आपकी हेट्रोस्किडास्टिसिटी कंफर्म होती है। हाँ, अगर आप 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को बेस बनाते हो जिसकी टेबुलेटेड वैल्यू 6.635 है, तो अब देखिएगा कि आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू अब आपकी टेबुलेटेड वैल्यू से कम हो गई है। तो 1% के हिसाब से आपका होमोस्किडास्टिसिटी कंफर्म हो रही है, जबकि 5% के हिसाब से आपकी होमोस्किडास्टिसिटी रिजेक्ट हो रही है। तो इस तरीके से फिर आप ये रिज़ल्ट ब्रिश-पेगन टेस्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले टेस्ट की तरफ। हमारा आखिरी टेस्ट जो है वो है वाइड जनरल हेट्रोस्किडास्टिसिटी टेस्ट। ये भी एक सिंपल सा और आसान सा टेस्ट है। अगर आपके पास मॉडल है y = b0 + b1x1 + b2x2, जो कि हमारे पास फ़िलहाल x2 नहीं है, हमारे पास x1 ही है। एनीवे जितने भी एक्सेस हैं इन सब को हम एक तरीके से हमारा जो मॉडल है, हम यूँ करते हैं कि हम इस मॉडल की एक ऑक्सिलरी रिग्रेशन क्रिएट करते हैं। ऑक्सिलरी रिग्रेशन यहाँ पर ऐसे क्रिएट होगी, आर्टिफिशियल रिग्रेशन से कहेंगे हम, कि वहाँ पे आपके जितने रिग्रेसर्स हैं, जितने भी हैं, 1 हैं, 2 एक्सेस हैं, 3 एक्सेस हैं,
इन तमाम रिग्रेसर्स, इन तमाम एक्सिस के पॉसिबल स्क्वायर्स उनको भी मॉडल में डालेंगे, और इन तमाम एक्सिस के आपस के जो 1 बाई 1 जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्ट को भी हम एज अ वेरिएबल यहाँ पर रखेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ कि अगर 2 एक्सिस हैं तो 2 एक्सिस की सिचुएशन में आपके 2 एक्सिस भी आ रहे हैं और उन दोनों एक्सिस के स्क्वायर भी आ रहे हैं और उन दोनों एक्सिस का आपस का प्रोडक्ट भी आ रहा है। और अगर ये 3 होते तो तीसरा एक्स का स्क्वायर भी आता और फिर हमारे पास 3 प्रोडक्ट सिचुएशन बनती, 1 with 2, 1 with 3 एंड 2 with 3। लेकिन चूंकि हमारे पास ये मॉडल लिमिटेड है, फ़िलहाल हमारे पास एक ही वेरिएबल है x, तो हमें ये हेट्रोस्केडास्टिसिटी का जो वाइट टेस्ट है ये हमें कंडक्ट करना थोड़ा सा आसान रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप करना चाहें इसको तो इतना मुश्किल स्टेप इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और जब आप ये ऑक्सिलरी रिग्रेशन रन कर लें तो उसकी जो आर स्क्वायर की वैल्यू है, उस आर स्क्वायर की वैल्यू को नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, वो आपको काई की एस्टिमेटेड वैल्यू दे देगी। और आपके पास काई की जब एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाए तो आप उसी तरीके से काई की टेबुलेटेड वैल्यू से कंफर्म करके अपने रिजल्ट्स को हेट्रोस्केडास्टिसिटी के कंफर्म कर सकते हैं। और अब हम ये करने जा रहे हैं। ये हमारे पास डाटा है और डाटा में हमारे पास एक एक्स है, तो लिहाजा एक एक्स में हमें सिर्फ और सिर्फ इसका स्क्वायर चाहिए। अगर 2 एक्सेस होते तो दोनों के स्क्वायर्स के साथ दोनों का प्रोडक्ट भी चाहिए होता, लेकिन यहाँ पर चूंकि एक ही एक्स है तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल और जनरेट करेंगे, कंप्यूट वेरिएबल। और इस कंप्यूट वेरिएबल में आप एक्स का हम लेंगे स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आप ले रहे हैं। और एक्स स्क्वायर के लिए सिंपली आप इस x को इसी x के साथ मल्टीप्लाई कर दें या रेज़ टू पावर 2 कर दें, इट्स अप टू यू। ये आपके पास हो गया एक तरीके, सॉरी ये पुराने रिजल्ट्स, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो अब ये आपके पास एक तरीके से एक्स स्क्वायर आ गया है। अब आप एक नया ऑक्सिलरी रिग्रेशन रन करते हैं। रिग्रेशन में जाएं, लीनियर में, और लीनियर में फिर आप y को डिपेंडेंट पे रखें और x और उसके स्क्वायर ऑफ x को आप इंडिपेंडेंट में रखेंगे और जस्ट पुट इट ओके। और इसका फिर जो आर स्क्वायर है जो कि है 0.948, वो 0.948 को हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि मेरे पास 30 हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो अब हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि 948 मल्टीप्लाई बाई 30, ये आपके पास आ गई है काई स्क्वायर की वैल्यू 28.44। अब इस काई स्क्वायर की वैल्यू को आप अगेन उसी तरीके से अपनी जो टेबुलेटेड वैल्यू है ये अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर आप 5% के हिसाब से देखेंगे तो 5% के हिसाब से आपकी ये काई स्क्वायर आपकी तमाम अच्छा, चूँकि हमारे पास दो रिग्रेसर्स मौजूद हैं, एक एक्स स्क्वायर है और एक प्रोडक्ट ऑफ एक्स है। तो चूँकि हमारे पास अब 2 रिग्रेसर्स हैं तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 को काउंट करेंगे, ठीक। तो अब चूँकि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे 5% को भी अगर हम काउंट करें, 1% को काउंट करें या फिर आप 0.1% को काउंट करो, तीनों सिचुएशन में आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है 28.44, इट इज़ मच ग्रेटर देन दी टेबुलेटेड वैल्यू। सो यहाँ पर हमारे पास काई स्क्वायर की वैल्यू टेबुलेटेड से ज़्यादा आई है, तो यहाँ पर हम H0 को रिजेक्ट कर देते हैं। हम होमोस्केडास्टिसिटी को रिजेक्ट करके हम हेट्रोस्केडास्टिसिटी की फेवर में यहाँ पे फैसला करते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली द वाइट जनरल टेस्ट ऑफ हेट्रोस्केडास्टिसिटी। सो गाइज these were the test for the detection of हेट्रोस्केडास्टिसिटी जो कि मैंने आपके सामने सारे रखे हैं। और अब हमारा अगला जो सवाल है वो इम्पॉर्टेंट है और वो है कि हेट्रोस्केडास्टिसिटी अगर आपके इस तमाम टेस्ट्स में कंफर्म हो जाती है तो हेट्रोस्केडास्टिसिटी की मौजूदगी में फिर आप रिग्रेशन कैसे रन करेंगे और रिग्रेशन को आप कैसे रिलायबल बनाएंगे फॉर द फोरकास्टिंग एंड रिलायबल रिजल्ट्स। तो हमारी अगली जो स्टेप है वो हमने करना है रेमेडियल मेजर फॉर द हेट्रोस्केडास्टिसिटी इफ प्रेजेंट।